हेलो व्यूअर्स, आप लोगों को मेरा मॉर्निंग डोज का ये स्पेशल सीरीज कैसा लग रहा है? आपकी प्रतिक्रिया के माध्यम से हम तक आपकी जानकारी पहुंच रही है। इससे उत्साहित होकर मैं निरंतर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। इसी सीरीज में ये चौथे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए इस सीरीज में भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दृष्टि देते हैं और उसका अवलोकन करते हैं। आज के प्रश्न में सबसे पहले जो प्रश्न को समेटा गया है वो है वेदांगों की संख्या कितनी है। हम लोग जानते हैं, इससे पहले कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वेदों की संख्या कितनी होती है। आप लोग जान गए थे कि 4 प्रकार के वेद हैं। उन्हीं वेदों की अलग अलग शाखाओं, अलग अलग हिस्सों को वेदांग कहा गया है, जिसकी संख्या अगर हम सीधे प्रश्न के तौर पर देखें तो इनकी संख्या 6 होती है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। आइए ये 6 संख्या कौन कौन सी है हम जानते हैं। सबसे पहले है व्याकरण। सबसे पहले क्या है? व्याकरण। फिर है शिक्षा, फिर है कल्प, फिर है ज्योतिष, फिर है निरुक्त और फिर है छंद। व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, ये 6 कल्प है। व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, ये वेदांगों की संख्या होती है। इन वेदांगों को याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, इसे हम याद रखेंगे। आइए देख लेते हैं। विष्णु जी छन छन करते। अब ट्रिक तो याद हो गया। विष्णु जी छन छन करते। अब इसके हर एक पहले लेटर को आप इसमें जोड़ दीजिए। आप खुद से भी बना सकते हैं। वी से क्या हो गया? व्याकरण। वी से व्याकरण। सौ से समझ गए आप, आ जाएगा शिक्षा। नु से क्या आ जाएगा? निरुक्त। नु से आ गया निरुक्त। जी से आ गया ज्योतिष। छन छन से आप समझ सकते हैं, ये छंद आ गया। करते से आ गया कल्प। इस प्रकार विष्णु जी छन छन करते से आ गया हमारा कि व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और कल्प। अब वेदांगों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आ जाता है कि ये व्याकरण जो है, ये इसके कुछ संकेत, मतलब वेदांगों के कुछ संकेत हैं जो परिभाषित करता है अलग अलग चीजों को। तो व्याकरण देखिए किस चीज को संकेत करता है। जो वेदों के अंग है व्याकरण, ये मुख को संकेत करता है। किसे संकेत करता है? ये मुख को। शिक्षा संकेत करता है नासिका को। उसके बाद निरुक्त संकेत करता है कान को। ज्योतिष संकेत करता है आंख को। छंद संकेत करता है पैर को और कल्प संकेत करता है हाथ को। इस प्रकार वेदों के जो अंग हैं उनको शरीर के अंग से भी जोड़ करके देखा गया है, जिसमें व्याकरण मुख, शिक्षा नासिका, निरुक्त कान, ज्योतिष आंख, छंद पैर और कल्प हाथ। इस प्रकार ये वेदांग से आने वाले प्रश्न को आप समझ सकते हैं। वेदांग से आने वाले प्रश्न को आप जान सकते हैं। मुख्यतः प्रश्न आता है कि वेदांग की संख्या कौन सी है, कितनी है? 6। और इसमें से किसी एक का उदाहरण दे दिया जाता है कि ज्योतिष किसका एक अंग है या व्याकरण किसका एक अंग है, तो इसे हम जान सकते हैं ये वेदांग का अंग है। अगला प्रश्न ये देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च असैन्य पुरस्कार जो है वो कौन सा है? असैन्य, हम लोग जानते हैं कि भारत में सर्वोच्च पुरस्कार जो है उसे 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक असैन्य अर्थात सिविलियन, जो सीधे सीधे आम नागरिकों को दिया जाता है, और दूसरा सैन्य के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में दिया जाता है। तो असैन्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है भारत रत्न। ये सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? भारत रत्न। आप जान लीजिए भारत रत्न से जुड़ी कुछ बातें कि भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 ईस्वी से शुरू हुई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष
26 जनवरी को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि यह प्रति वर्ष दिया ही जाए। अगर किसी वर्ष कुछ उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों की सूची इसमें नहीं आ पाती है तो वो वर्ष क्या होता है, इससे खाली चला जाता है। तो आप जान गए ये 1954 ईस्वी से शुरू हुआ और राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इसे मरणोपरांत भी देने का विचार आया था। तो सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री गुजर चुके थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था। वैसे इससे जुड़ी हुई और से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, एक बार इस सूची को देख करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया भारत का सर्वोच्च और सैन्य पुरस्कार। आगे आइए, अगला प्रश्न है गारो जनजाति। हमने आपको जनजाति के बारे में भी पहले भी एपिसोड में बताया है कि जनजाति का सेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है जिसे हमें विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयार करना होता है। तो इसे आप राज्यवार भी याद कर सकते हैं, जिसे मैं भी अपलोड करने वाला हूं, आप उसे देख सकते हैं। आगे यहाँ गारो जनजाति की बात की जा रही है। गारो जनजाति एक बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति है भारत के लिए। ये मेघालय के पहाड़ियों में पाई जाती है और मेघालय के 3 पहाड़ियों का नाम गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया ये 3 जनजाति ये मेघालय में पाई जाती है और इसी के नाम पर, इसकी विशेषता इसलिए भी आगे है कि इसी के नाम पर गारो, खासी, जयंतिया के नाम पर यहाँ 3 छोटी पहाड़ियां हैं और तीनों पहाड़ियां इस तरह बसी हुई है कि यह एक कीप के जैसा लग जाता है। इस तीनों की संरचना इस तरह से है, गारो, खासी और जयंतिया की, कि ये एक कीप फनल की आकृति में दिखाई देती है और जब भारतीय मानसून यहाँ पे इस पहाड़ी से टकराती है तो ये कीपाकार रूप में चक्कर लगाने लगती है और यही कारण है कि इसकी गति कमजोर हो जाती है और ये कमजोर पड़ के सबसे ज्यादा बारिश जो है वो इस क्षेत्र में कराती है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे जो ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है, जो पहले चेरापूंजी था अब मौसिन राम हो गया है, वो इसी तीनों अर्थात गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी में पाई जाती है और यहाँ एक क्या है, जनजाति है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया, गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सीधा सीधा आंसर मेघालय है। आपने इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लिया। आगे आइए, नेपाल के संसद का नाम क्या है? ये विभिन्न देशों के संसद की एक सूची बहुत सारी जगहों पर आपको मिलेगी, उसे याद कर लेंगे। यहाँ हमने प्रश्न लाया है नेपाल के संसद का, कई बार ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। नेपाल के संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत। इसे आप भारत से भी जोड़कर देख लें, भारत में इसे क्या कहा जाता है, संसद। और ये जो संसद का जो कॉन्सेप्ट था, ये हमारे यहाँ जब हमारा संविधान बन रहा था तो ये कहां से आया था? ये इंग्लैंड से आया था और इंग्लैंड में इसे पार्लियामेंट कहा जाता है, जहां 2 सदन थे और हमारे यहाँ भी इसके 2 सदन आते हैं। अगला प्रश्न है ये रक्तदाब, जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्लड प्रेशर अर्थात शॉर्ट में बीपी कहते हैं। ये बीपी मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो बीपी मापने वाले यंत्र को कहा जाता है एस्फिग्मेमोनोमीटर। क्या कहा जाता है? एस्फिग्मेमोनोमीटर। और इसका जो नॉर्मल रेट होता है वो आप सभी हम लोग जानते हैं कि ये 120/80 120/80 कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? 120/80, जिसमें एक भाग सिस्टोलिक और नीचे का भाग डायस्टोलिक कहलाता है। ये रक्तदाब मापने का यंत्र कहलाता है। नॉर्मल लोगों का जो होता है वो कितना होता है? 120/80। अगर इससे ज्यादा हो जाता है वो भी खतरनाक है और इससे कम हो जाता है वो भी खतरनाक है। ज्यादा मोटापा या अन्य कारण जो है वो इससे अधिक रक्तचाप को, और जब हमारे शरीर में जो हमारा पोषक तत्व कम हो जाता है तो हमें कमजोरी लगने लगती है, तो ये इसके कम होने का संकेत देता है। आइए अगला देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी कितने राज्यों में? ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इसे जानना हमें जरूरी हो जाता है। पौंडीचेरी को आजकल पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। अब इसका नाम समय समय पर विभिन्न संशोधन के द्वारा विभिन्न जगहों का नाम बदलते चला जाता है। आप लोग एक सीरीज में जानते भी होंगे, जैसे बेंगलोर जिसे कहते थे आज उसका बेंगलुरु नाम हो गया। जो पहले उत्तरांचल बना हुआ था आज उसका नाम उत्तराखंड हो गया है। उड़ीसा जिसे जानते थे आज वो ओडिशा के नाम से जाना जा रहा है। पहले आप कलकत्ता जानते थे वो कोलकाता हो गया है। बम्बई मुंबई हो गया है। तो ये बहुत सारी जगहों का नाम जो है वो बदलते चला जाता है।
केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी जो पुदुचेरी कहलाता है, यह 3 राज्यों में स्थित है। कितने राज्यों में स्थित है? आइए इसको देख लेते हैं कि ये कहां कहां स्थित है। तो ये 3 राज्यों में, ये भारत के दक्षिणी हिस्से के 3 राज्यों में है। एक जगह है इसका केरल में, जिसे कहा जाता है माहे, केरल में है माहे। उसके बाद एक तमिलनाडु में इसका स्थान है, तमिलनाडु राज्य है, और ये नाम है इसका कराईकाल। और एक है इसका आंध्र प्रदेश में यनम, एक जगह है इसका यनम, जो कहां है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये 3 कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। किस किस राज्य में? केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। केरल में माहे, तमिलनाडु में कराईकाल और आंध्र प्रदेश में यनम, ये 3 राज्यों में अवस्थित है। अभी तक बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न आइए, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? एनसीसी जो अलग अलग 3 अक्षर से बना हुआ है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये एनसीसी का फुल फॉर्म होता है। एनसीसी से जुड़ी बातें हम लोग देख लेते हैं कि एनसीसी की जो स्थापना हुई थी ये 1948 ईस्वी में हुई थी। और ये इसका जो उद्देश्य था कि भारत के जो युवा वर्ग के लोग, युवा या युवतियां होती है, उसे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के कर्तव्य के लिए उसे अग्रिम पंक्ति पर लाकर खड़ा करना था कि जब भी किसी स्थिति में देश को जरूरत हो तो ये हमारे एक सैन्य बल होंगे जिसका उपयोग उसमें किया जा सकता था। इसका आदर्श वाक्य है जिस पर ये संस्था कार्य करती है, एकता एवं अनुशासन। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। आपको यहां से 3 प्रश्न बन गए। नेशनल कैडेट कॉर्प्स का फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई है और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो एकता एवं अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका आदर्श वाक्य है। आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोग जानते भी होंगे शायद, इसका और डिटेल देख लीजिए। ये है गदर पार्टी। कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सीधे सीधे जान लीजिए, इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। लेकिन इससे जुड़ी कई सारे प्रश्न आते हैं, जरा उसको भी आप चलते चलते देख लीजिए कि लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में इस पार्टी की स्थापना की थी और इसके स्थापना में जो सहयोग दिया था वो थे कांसी राम। और यह संस्था जो थी वो भारत में नहीं बनी थी। यह संस्था कहां बनी थी? तो यह संस्था यूएसए में, यूएसए अर्थात अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक जगह पर यह बनी थी। और यहाँ के बहुत सारे लोग वहां उस समय सहयोग दे रहे थे, जिसमें बरकातुल्लाह, रामचंद्र इत्यादि बहुत सारे नाम आते हैं जो इसको यहाँ पर दिए थे। और ये भारत के आंदोलन को, जिस समय हमारा आंदोलन बहुत प्रखर रूप से चल रहा था, उस समय अमेरिका से कंट्रोल हुआ भारतीयों के द्वारा। और भारत के बहुत सारे लोग उस समय विश्व के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में बटे हुए थे, विभिन्न हिस्सों में जाकर के अपना रोजगार कर रहे थे। तो उसमें ये अमेरिका से नियंत्रित होकर के ये गदर पार्टी चल रही थी। अभी तक बहुत सारे बार प्रश्न आ गए हैं, विभिन्न कोर्स में भी इसे समाया गया है और कंपटीशन में तो ये पूछे ही जाते हैं। तो इससे भी कई सारे प्रश्न निकल के आ गए कि इस पार्टी की स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल ने। कब हुआ? 1913 में। कहां हुआ? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। इसी प्रश्न से जुड़ा एक प्रश्न और आ जाता है जो इसी सीरीज से जुड़ा हुआ है। एक था कामागाटा मारू। यह एक विशेष प्रकार का जहाज था जो इस आंदोलन को प्रभावित करने के लिए किराए पर लेकर चलाया गया था और इस जहाज को ब्रिटिशर्स द्वारा डुबा दिया गया था। तो ये कामागाटा मारू जो है एक कांड था। कई कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कामागाटा मारू क्या था? तो ये एक विशेष प्रकार का जहाज था। आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं, काली मिट्टी को विश्व में किस नाम से जाना जाता है? आप मृदा से संबंधित जो टॉपिक है इसे आप मेरे भारतीय मिट्टियां और मृदा से संबंधित चैप्टर में आप देख सकते हैं। इसे हमारा सीधा प्रश्न है यहाँ, काली मिट्टी को विश्व में किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को विश्व में चरनोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत में से और अन्य नामों से जाना जाता है। कहीं कपासी मिट्टी से नाम जाना जाता है, कहीं करेड़ के नाम से जाना जाता है। तो इसे यह मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे भारत में। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और आखिर का प्रश्न आइए आज के लिए देखते हैं कि वर्ण क का उच्चारण शरीर के किस स्थान से होता है? वर्ण क का उच्चारण, तो
तो इसके लिए मैं एक ट्रिक देना चाहता हूं कि जितने भी वर्ण का उच्चारण है वो शरीर के किसी न किसी अंग से, और वो खास तौर से जो हमारा कंठ है और हमारा जो शरीर है, इसी के बीच के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न हिस्सों से पूरे जो वर्णमाला के अक्षर हैं उसका उच्चारण किया जाता है। क के उच्चारण के लिए फॉर्मूला है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात ओ और कवर्ग तथा विसर्ग, ओ कवर्ग और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। अब कहेंगे कवर्ग क्या है, तो कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ये जितने सारे वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? इनका उच्चारण स्थान है कंठ। तो क का उच्चारण स्थान कहाँ से हो गया? कंठ। फॉर्मूला याद कर लीजिए, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, और कवर्ग के जितने सारे वर्ण हैं उसका उच्चारण स्थान कंठ है। बाकी के और प्रश्नों को, अगर आपका मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स में इसके लिए अपनी प्रतिक्रिया दें, हमारा इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी के लिए आगे